नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वेब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो आजकल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे किसी भी का भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली फंडामेंटल से पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है कंप्यूटर के फंडामेंटल का है, जिसमें हम कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, अपडेट और अपग्रेड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिएगा, जो भी साथी चैनल यानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन कराए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सी फ्री पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है आखिर कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर का कार्य होता है कि यदि हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट को वो बहुत ही मिनी सेकेंड में, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही नैनो सेकेंड में प्रोसेस करेगा। उस इनपुट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग करेगा। और इस प्रोसेसिंग के माध्यम से वो क्या देगा, वो हमको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। वो क्या प्रोवाइड कराएगा, वो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। जो भी उस चीज, उस इनपुट का जो भी रिजल्ट होगा वो देगा आउटपुट के रूप में। यानी जो भी हमने यहाँ पर इनपुट किया है, कंप्यूटर में जो भी हमने इनपुट किया है, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस कर रहा है। और प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है। कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करा रहा है, रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है। और उसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं। याद रखिएगा, आउटपुट उसे बोलते हैं। अब जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है। प्रोसेसिंग हमें सीपीयू में देखने को मिलती है। सीपीयू के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, कंट्रोल यूनिट देखने को मिलता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और क्या देखने को मिलता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट देखने को मिलता है। यानी अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट देखने को मिलता है। साथ में एक चीज हमें और देखने को मिलती है जो इन दोनों से रिलेटेड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट बोलते हैं। कंप्यूटर की भी मेमोरी यूनिट होती है ना। जैसे अगर हम बात करें एएलयू में, क्या होता है, एएलयू में जो गणितीय विधि होती है, गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जो गणितीय इनपुट दिया जाता है, अर्थमेटिकल इनपुट दिया जाता है, वो एएलयू करता है। अब मान लो कंप्यूटर में हमने क्या कह दिया कि भाई हमारी एक पिक्चर है, उसमें हमने डाल दी, उस पिक्चर को सेव कहाँ पर किया जाएगा, उस पिक्चर को जो सेव किया जाएगा वो मेमोरी में सेव होगी ना। तो वो कौन करेगा, मेमोरी यूनिट कार्य करेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू के माध्यम से होती है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट के माध्यम से होता है। अब सपोज करिए एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमने एक कैलकुलेटर लिया। कैलकुलेटर भी तो एक प्रकार का कंप्यूटर ही तो है। कैलकुलेटर लिया, इस कैलकुलेटर में हमने क्या किया, इनपुट दे दिया। इस कैलकुलेटर में हमने इनपुट दे दिया। इनपुट क्या दे दिया भाई, 2 + 2 + 2 का इनपुट दे दिया। अब इसमें क्या होगा, इनपुट देने के बाद में कैलकुलेटर क्या करेगा, बहुत ही नैनो सेकेंड की प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कर लेगा कि मतलब 2 + 2 कितना होता है, कितना होता है, ऐसे मान लीजिए दो दो को जोड़ लेगा, 2 + 2 या फिर इक्वल ऐसे 6 करके आ जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद में क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग कर ली, प्रोसेसिंग के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, यानी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा भाई, इसके बाद में हमें ये मिल जाएगा रिजल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। अंदर ही अंदर इसने इसको जोड़ा होगा, मान लेते हैं किसी प्रकार से भी जोड़ा होगा। जैसे ऐसे मान लेते हैं, पहले 2 + 2 को जोड़ दिया, 4 हो गया, +2 कर दिया, फिर 6 हो जाएगा। इस किसी भी प्रकार से किया होगा वो हमें नहीं पता, अंदर उसने बहुत ही कम समय में प्रोसेसिंग की है। बस इतना याद रखिएगा, उसने बहुत ही नैनो सेकेंड के अंदर प्रोसेसिंग की है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी चीज, ऐसी विधि को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की जो हिंदी है वो क्या होती है, कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। कई बार जो नॉर्मल
लोग होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति होता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर, आपने बताया कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो पूछ लेगा कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, या फिर कोई पूछ लेगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एग्जाम में बाई चांस जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है जो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की हिंदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे रेयर से रेयर ऐसी चीजें होंगी जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फिलहाल में हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर का कार्य होता है डाटा को स्वीकार करना। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, डेटा को स्वीकार करना। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, डेटा को स्वीकार करना। इसके बाद में निर्धारित गणितीय और तार्किक संचालन को उच्च गति से करने और इन कार्यों के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्यतः जो कार्य होता है वो क्या होता है, डाटा को स्वीकार करना, यानी हम जो इनपुट देते हैं उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें ये रिजल्ट देता है, यानी परिणाम देता है। बहुत ही कम से कम समय में ये परिणाम देता है। तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर कहलाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं कंप्यूटर जो है वो कैसी डिवाइस होती है। सर आपने बताया है कंप्यूटर जो है वो कैसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर जो है वो कैसी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि लैपटॉप हो गया, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, जैसे कि मोबाइल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर ही तो है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल ये सब कैसे हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं तो इसमें पावर सप्लाई भी होगी। इसमें क्या होगा, इसमें सर पावर सप्लाई भी होगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक की मदद से यूज होती है, विद्युत की मदद से यूज होती है, तो उसमें पावर सप्लाई होगी। पावर सप्लाई इन द सेंस ऑफ करेंट, मतलब उसमें क्या होगा, करेंट होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी। अगर उसमें धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को हम रोक भी सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं, मतलब उस धारा को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उस धारा को हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर जब हम लैपटॉप खोलते हैं, देखा होगा लैपटॉप ओपन किया तो लैपटॉप के लिए एक स्विच होता है, होगा ना, कि स्विच को आप जब ऑन करेंगे तभी तो वो ओपन होगा। जब आप स्विच से की मदद से शट डाउन करेंगे या स्विच की मदद से डायरेक्ट बंद कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो जब उसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होगा, उसमें को ऑप्शन होगा ऑन का, उसमें ऑप्शन होगा ऑफ का, मतलब उसको आप ऑन कर सकते हैं, उसको आप ऑफ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की भाषा में इस ऑन ऑफ को क्या बोला जाता है, इस ऑन को बोला जाता है एक, और ऑफ को क्या बोला जाता है, ऑफ को बोला जाता है जीरो। ऑन को क्या बोला जाता है, एक बोला जाता है, और ऑफ को जीरो बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, या फिर हम कह सकते हैं बाइनरी इंटीजर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन्हें हम बाइनरी इंटीजर कह सकते हैं। अभी हम आपको बाइनरी और डेसिमल नंबर, ऑक्टा नंबर, हेक्सा नंबर, इन सभी चीजों के बारे में, जितने भी हमारे ये बाइनरी नंबर हैं, हेक्सा नंबर हैं, इनके जो कंपैरिजन होते हैं, चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है, बाइनरी टू ऑक्टा कैसे होता है, ये सभी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बाद में ये सारी चीजें बताएंगे। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, हेक्सा नंबर क्या होते हैं, ऑक्टा नंबर क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी बताएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इनको हम लोग बताएंगे। अब देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं या बाइनरी इंटीजर बोलते हैं। और इसी प्रकार की ये जो लैंग्वेज होती है, इस हम लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसकी जो लैंग्वेज होती है, यानी जो
ऑन ऑफ है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम 1 और 0 से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बाइनरी लैंग्वेज होता है। ये क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, या फिर हम इसे हम मशीनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मशीनरी लैंग्वेज कह सकते हैं, मशीनरी लैंग्वेज कह सकते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये जीरो है, यहाँ पर ये जो जीरो दिया गया, ऑफ दिया गया है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिट का मतलब क्या होता है, स्मॉल बी, बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, वो कंफ्यूजन किस प्रकार का होगा कि सर यदि हम इसको बिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे सर केबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है किलो बिट होता है। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो किलो बाइट पढ़ा है। तो आपने ये वाला केबी नहीं पढ़ा है। आपने कौन सा केबी पढ़ा है, आपने पढ़ा है जो केबी एमबी। जैसे हम एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं, सबसे पहले केबी हो गया, इसके बाद में एमबी हो गया, इसके बाद में जीबी हो गया, इसके बाद में टीबी हो गया। इतनी ही बताते हैं, इसके बाद में हम बाद में डिटेल से बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किलोबाइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेगाबाइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गीगाबाइट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेराबाइट। यहाँ पर जो बाइट दिया गया है, यहाँ पर देखिए केबी लिखा हुआ है कैपिटल में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा किलो बाइट। और जहां पर लिखा गया होगा केबी, स्मॉल बी बना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, किलो बिट होगा। इसका मतलब क्या होगा, किलो बिट होगा। और एग्जाम में बहुत ही ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी। सी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी को हम यूज करते हैं कॉमनली, कॉमनली। इसके बाद में ओ, ओ का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब होगा ऑपरेटिंग। ओ के बाद में एम, एम का मतलब क्या होगा, मशीन। इसके बाद में पी, फिर यू, फिर टी और आर। तो पी का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली। यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर। और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेक्निकल और ट्रेड। यहाँ पर टेक्निकल भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है। ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। यानी जो कंप्यूटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, टेक्निकल, ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो इसी के बारे में, ये जो फुल फॉर्म है वो किससे बना है, ये फुल फॉर्म कंप्यूटर की डिफिनीशन से बना है। ये किससे बना है, कंप्यूटर की जो डिफिनीशन है इसी से ये फुल फॉर्म बनकर तैयार हुआ है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन होता है, जिसको पर्टिकुलर किसके लिए यूज किया जाता है, टेक्निकल, ट्रेड या एजुकेशन या रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और याद समझना होगा, आपने डेस्कटॉप देखा होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने डेस्कटॉप देखा होगा, डेस्कटॉप कितने लोग हैं जिन्होंने डेस्कटॉप देखा है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करेंगे छोटा सा फिगर बनाने की। देखिए आर्ट तो मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये देखिए मैंने, समझिए, कोशिश करिए इसको कि ये मैंने जो बनाया है, ये क्या बनाया है, ये आपका मॉनिटर बना दिया है। ये क्या बना दिया भाई, ये हमने मॉनिटर बना दिया।
ये क्या बना दिया, ये हमने, चलो इसमें लिख देते हैं, इसमें हमने ये बना दिया मॉनिटर। इसके बाद में अब हम एक यहाँ पर बना दे रहे हैं, एक बॉक्स सा बना दे रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे, अभी हम इसको कोई नाम नहीं रखेंगे, इसका अभी हम कोई नाम नहीं रखेंगे। इसको वैसे तो हम, चलिए कंप्यूटर की भाषा में ही बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सिस्टम यूनिट। क्या बोलेंगे, सिस्टम यूनिट। इसके बाद में एक हम और बॉक्स बनाते हैं, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं प्रिंटर। इसके बाद में एक ऐसा कीबोर्ड टाइप का बना होता है, ऐसा जिसमें छोटी छोटी बटनें होती हैं, और ये किससे कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। ये किससे कनेक्ट होता है भाई, सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। इसके बाद में एक यहाँ पर बना दे रहे हैं हम माउस। तो ये किससे कनेक्ट होता है, ये भी सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। ये क्या है, हमारा कीबोर्ड है, ये क्या है, माउस है। तो ये डेस्कटॉप तो आपने सभी से देखा होगा। अब जो ये कनेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये जो सिस्टम यूनिट है, ये किससे कनेक्ट होता है, मॉनिटर से कनेक्ट होता है। प्रिंटर जो है वो किससे कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो भी सिस्टम यूनिट में, अब यहाँ पर एक चीज, जो चीज मैं समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। आपने ये डेस्कटॉप ऐसा देखा होगा, एक जिसमें मॉनिटर होता है, एक सिस्टम यूनिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यार से सीपीयू बोल देते हैं। मतलब अक्सर कर क्या होता है, सीपीयू बोल देते हैं। जो कंप्यूटर, जिन्होंने जिसको जिसको कंप्यूटर के बारे में कम नॉलेज होती है, वो इसको क्या बोल देता है, वो सीपीयू बोलता है। वैसे तो इसका नाम सीपीयू नहीं होता है, वैसे क्या होता है, वैसे इसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, ना कि सीपीयू बोलते हैं। सिस्टम यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर टावर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, कंप्यूटर टावर बोलते हैं इसको, कंप्यूटर टावर, सिस्टम यूनिट, और या फिर हम कंप्यूटर टावर बोल सकते हैं। और कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस कंप्यूटर टावर के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। इस कंप्यूटर टावर के अंदर क्या होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड के अंदर, इस मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है, जिस चिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। जिस चिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। ये प्रोसेसर किसका हो सकता है, इंटेल कंपनी का हो सकता है। ये प्रोसेसर एएमडी कंपनी का हो सकता है। तो कई, मतलब इसको हम क्या है, ये प्रोसेसर होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, और इस मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, इस मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है। इस चिप को हम क्या बोलते हैं, इस चिप को हम प्रोसेसर बोलते हैं। ये जो प्रोसेसर होता है, ये इंटेल या एएमडी कंपनी के हो सकते हैं। अगर याद रखिएगा, इस सिस्टम यूनिट के अंदर, इस सिस्टम यूनिट के अंदर अगर मदरबोर्ड नहीं है, इसमें अगर क्या नहीं है, इसमें अगर मदरबोर्ड नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, तब ये सिस्टम यूनिट नहीं कही जाएगी। तब ये क्या कही जाएगी, तब यह तब यह क्या कहलाएगा, तब यह बैकेंट या कैबिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तब यह कैबिनेट कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा, कैबिनेट। यानी ये कैसा होगा, वैकेंट होगा, यानी ये खाली होगा। मतलब इसमें जब मदरबोर्ड नहीं है, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैबिनेट बोलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट में जब सीपीयू नहीं होता है, जब सीपीयू नहीं होता है, तब उसे तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे कैबिनेट बोलते हैं। तब उसे कैबिनेट कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कैबिनेट कब कहा जाता है, जब सिस्टम यूनिट के अंदर सीपीयू नहीं होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे कैबिनेट बोलते हैं। बाकी कीबोर्ड तो पता ही होगा, माउस पता होगा, मतलब एक सिंपल सी चीज है, सभी ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, इतनी सी जानकारी तो सभी के पास होगी।
अब देखिए बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे, अपडेट और अपग्रेड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं, अपडेट और अपग्रेड के बारे में। अपडेट और अपग्रेड। अच्छा, अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अपडेट और अपग्रेड में, दोनों में अंतर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज बताइए, कंप्यूटर कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होता है, एक तो होता है, कंप्यूटर को हम दो पार्ट में कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर में क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अभी आपने देखा, जो हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जैसे हमारा शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, ऐसे ही कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना अधूरा है। सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड अगर एक बार ना भी हो तब भी, लेकिन क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल अधूरा माना जाता है। जैसे हमारा शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, जैसे आपने देखा भी होगा, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें आत्मा नहीं रहती है, तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो हमारा शरीर जिस प्रकार से आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। हार्डवेयर का कोई काम नहीं रहेगा अगर उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे। अगर सपोज करिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं होगा, उसमें विंडो या मैक ओएस या फिर हम कह सकते हैं आईओएस नहीं इंस्टॉल होगा, तो उसका क्या काम रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है, तो उसका काम क्या होगा। खाली बॉडी देखकर ही तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर होने चाहिए। सपोज करिए आपको ऐसा काम करना है, उसमें प्रोग्रामिंग करनी है, आपको उसमें क्या करना है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी है। सबसे पहले तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, पहली बात तो। अगर सपोज करिए मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम आ भी गया, तो प्रोग्रामिंग, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए उसमें एनवायरनमेंट नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग जहां पर आप करेंगे, पाइथन प्रोग्राम आप रन कराएंगे, उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वहां पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, जिस प्रकार से शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। तो जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, वो कंप्यूटर की बॉडी होता है, कंप्यूटर का शरीर होता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर की सॉल होता है, यानी आत्मा होता है, आत्मा होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की आत्मा होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जहां पर हम बात कर रहे हैं अपडेट और अपग्रेड के बारे में, अब यहाँ पर क्या बात आ रही है कि जो अपडेट होता है वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वही अपडेट होता है और अपग्रेड भी होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट होता है और अपग्रेड भी होता है। हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड होता है। हार्डवेयर कैसा होता है, अपग्रेड होता है। अब हम बात करते हैं अपग्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब अपग्रेड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अपग्रेड का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, अपडेट के बारे में। अपडेट, तो अपडेट क्या होता है, अपडेट का मतलब होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के वर्जन में इनहेंसमेंट करना। इनहेंसमेंट करना यानी वर्जन को सुधारना, उसके यूआई को सुधारना, वर्जन में इनहेंसमेंट करना, उसके प्लेटफॉर्म में इनहेंसमेंट करना, प्लेटफॉर्म में इनहेंसमेंट करना, उसको सुधारना, उसमें सुधार करना, इनहेंसमेंट करना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपडेट। और अपग्रेड क्या होता है, अपग्रेड, अगर हम अपग्रेड के बारे में बात करें,
अपग्रेड। तो अपग्रेड क्या होता है? अपग्रेड होता है किसी भी किसी भी हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी हार्डवेयर को लोअर लेवल से लोअर लेवल से अपर लेवल तक ले जाना, अपर लेवल तक ले जाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपग्रेड। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करिए पहले आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ते थे। कौन सा अखबार पढ़ते थे? दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इसके बाद में आपने क्या कहा कि हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसकी जगह पर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे? द हिंदू न्यूज़पेपर ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छी करंट अफेयर्स मिलती है, इसमें अच्छा डाटा मिलता है, इसमें एडिटोरियल मिलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया? अपने आप को क्या किया? अपग्रेड किया, अपना लेवल बढ़ाया। अपना लेवल बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें आपने अपने आप को क्या किया? अपग्रेड किया, यानी अपने लेवल को बढ़ा दिया है, यानी आपने अपने आप को अपडेट कर लिया है। आपने अपने आप को उस चलन के अकॉर्डिंग, उस चीज के अकॉर्डिंग अपडेट किया है जो वर्तमान में जिसकी मांग है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं आप दैनिक जागरण से जब द हिंदू में आए तो अपने आप को अपडेट कर लिया है। क्या कर लिया है? अपडेट कर लिया है। और आपने अपना लेवल बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर का लेवल बढ़ाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपग्रेड बोलते हैं। जब किसी हार्डवेयर को हम क्या करते हैं? उसमें और सुधार लाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहले क्या है, कैबिनेट, जो खाली कैबिनेट है वो बहुत बड़ा एक टावर सा होता था, मतलब एक बड़ा होता था, काफी भारी होता था। अब क्या हो गया? अब एक बहुत छोटे रूप में, इतने इतने छोटे छोटे रूप में क्या आने लगे? वो टावर आने लगे। ऐसे छोटे से आने लगे ना, मतलब पतले से लंबे लंबे आने लगे। तो ये क्या है? अपने आप को अपग्रेड ही तो किया है इन्होंने। कि कुछ समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल छोटी सी जगह में, देखा होगा कि आपने पहले बहुत बड़े बड़े एक एक कमरे में सिस्टम बनते थे, अब क्या है? आपने देखा होगा कि लैपटॉप बना दिया, मोबाइल बना दिया, जिनको आप हाथ में लेकर घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अपग्रेडेशन तो ही तो है। मतलब इसने अपना लेवल बढ़ाया है। जिसने लेवल बढ़ाया, जो हार्डवेयर में सुधार आया है, लेवल बढ़ाया है, तो वो क्या है? अपग्रेडेशन कहलाता है, अपग्रेड कहलाता है। जब वही चीजें बेकार हो जाती, नीचे के तौर पर नीचे लेवल में जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउनग्रेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप पहले द हिंदू पढ़ रहे थे, आप द हिंदू छोड़ के दैनिक जागरण पढ़ने लगे, तो आप क्या हो गए? डाउनग्रेड हो गए। आप अपग्रेड होने की बजाय डाउनग्रेड हो गए, मतलब और लेवल अपने नीचे कर लिया है। पहले लेवल क्या था आपका? सही था, इसके बाद में आपने नीचे कर लिया है लेवल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डाउनग्रेड बोलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अपडेट, अपग्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में हमने हार्डवेयर के बारे में बताया आपको। अब जैसे हार्डवेयर के बारे में भी बताया था आपको ना, तो हार्डवेयर, एक बात बताइए, हार्डवेयर में सबसे पहले मेमोरी के तौर पर आपने देखा होगा कि 2 GB, 2 GB मेमोरी आ रही है। इसके बाद में आपने धीरे धीरे देखा इसने क्या किया? अपने आप को अपग्रेड किया, मेमोरी ने अपने आप को अपग्रेड किया, और कितनी ला दी? 4 GB ला दी। इसके बाद में फिर से अपग्रेड किया, फिर 8 GB ला दी, 8 GB, फिर अपग्रेड किया 16 GB, उसके बाद में फिर अपडेट किया 32 GB, और इसके बाद में फिर अपडेट किया 64, फिर इसके बाद में 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। तो इस प्रकार से ऐसे अपग्रेड करता रहा अपने आप को। तो 2 GB से देखिए कहाँ तक पहुंच गया, अपग्रेड करते करते अपने आप को हार्डवेयर अपग्रेड होता रहा, मतलब उसमें उसके लेवल बढ़ते रहे, उसमें सुधार होता गया। अब जैसे पहले क्या चलता था? पहले HDD चलता था। HDD, HDD का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले क्या चलता था? स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव चलता था। ये मतलब बहुत ही स्लो वर्क करता है, मतलब स्लो वर्क करता है। आज क्या है? वर्तमान समय में SSD चलता है। वर्तमान समय में क्या चलता है? SSD चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आज के समय में क्या देखने को मिलता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव देखने को मिलता है। ये तो हमारा क्या हो गया? रोम के बारे में बात हो गई। तो रोम में किस प्रकार से अपग्रेडेशन? रोम भी तो क्या है? हार्डवेयर ही तो है ना। जब आप सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप कभी ओपन करेंगे, मतलब उसको पूरा खोलेंगे, ओपन करने का मतलब वैसे ऑन ऑफ नहीं, मतलब पूरा ओपन कर देंगे, खोल देंगे, स्क्रू ढीले करके उसको खोल देंगे, तो उसमें क्या है? रोम, रैम वगैरह ये सब देखने को मिलती है। अब रैम के बारे में बात करें,
पहले आपको रैम देखा होगा कि 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB या 8 GB देखने को मिलती, आजकल तो देखिए 16 GB देखने को मिल रही है, 32 GB रैम देखने को मिल रही है। ये सब क्या अपग्रेड ही तो किया जा रहा है कंटिन्यूअसली अपने आप को, मतलब हार्डवेयर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। उससे भी बड़ी बात ये है कि पहले जो रैम का टाइप आता था वो आता था DDR4, आज के समय में देखा होगा कि DDR5 तक आने लगा है। कौन सा आने लगा है? वर्जन DDR5। यहाँ पर अपने वर्जन को क्या किया? एनहेंसमेंट किया है अपने वर्जन के साथ में, मतलब अपने जो कॉन्फ़िगरेशन को है इसको अपना लेवल बढ़ाया है, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दिया है, अपने लेवल को बढ़ा दिया है, DDR4 से DDR5 में एंटर कर गया है। तो ये सब क्या है? ये सब अपग्रेड होता है, हार्डवेयर में देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो ये क्या होते हैं? अपडेट और अपग्रेड होता है। अब यहाँ पर आपको एक दो चीजें और समझनी होंगी। वो क्या समझना होगा? सॉफ्टवेयर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैटेगरी हो सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हेडिंग क्या पड़ेगी? कैटेगरी ऑफ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं उसके बारे में देखिएगा। देखिए सॉफ्टवेयर की वैसे तो बहुत कैटेगरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः कैटेगरी होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आती है? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए इनको जो सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है? सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, आपने देखा वो कुछ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए तो फ्री हैं, उसके बाद में उनको यूज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, मतलब पे करना पड़ता है। तो ये कैसे होते हैं? और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री के साथ साथ में कैसे होते हैं? पेड होते हैं, मतलब कुछ फीचर्स जो हैं फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ एडवांस फीचर जो हैं वो किस में अवेलेबल है? पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रीमियम बोलते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं जिनको हमें यूज करने के लिए उनका लाइसेंस वगैरह या फिर उनको परचेज करना पड़ता है, तो उनको हम लाइसेंस वेयर बोलते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहली कैटेगरी सॉफ्टवेयर की वो कौन सी होती है? फ्रीवेयर कैटेगरी होती है, फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर जैसा कि नाम में पता चल रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल यानी लाइफ टाइम के लिए फ्री होते हैं। कैसे होते हैं? लाइफ टाइम के लिए फ्री होते हैं, फ्री ऑफ लाइफ टाइम, फ्री ऑफ लाइफ टाइम। जो लाइफ टाइम के लिए फ्री होते हैं, साथ ही साथ में इनमें जो अपडेट होती हैं, जो नई अपडेट आ रही हैं, जो अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेडेशन आ रही हैं, वो भी इसके साथ में फ्री होती हैं। वो भी क्या होती हैं? फ्री होती हैं। मतलब अगर हम बात करें अपडेट की, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, अपग्रेड भी होता है, तो ये भी क्या है? ये भी ये आल्सो फ्री, अपडेट एंड अपग्रेड आल्सो फ्री। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है गूगल क्रोम ब्राउजर का। गूगल क्रोम ये क्या है? ये एक प्रकार का ब्राउजर है। ये क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। जैसे कि मोजिला, मोजिला क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है। एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है। तो ये सब क्या है? ये सब फ्रीवेयर कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? ये सभी हमारे फ्रीवेयर कैटेगरी में आते हैं। इसमें हमें कुछ भी सर्च करना होता है, कुछ भी इनको यूज करना होता है, तो हम इनको कैसे? फ्री में यूज कर सकते हैं। इनमें अगर कोई अपडेट आ रही है, इनमें कोई अगर अपग्रेडेशन हो रहा है, तब भी ये हमें फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइसेंस वेयर सॉफ्टवेयर की। दूसरा नंबर कौन सा आएगा? पहला नंबर तो हो गया फ्रीवेयर, दूसरा नंबर कौन सा होगा? लाइसेंस वेयर, लाइसेंस वेयर। तो लाइसेंस वेयर के बारे में अगर हम बात करें, लाइसेंस वेयर, देखिए लाइसेंस वेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम परचेज करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी तो कुछ होते हैं जिनको हम परचेज करने के बाद ही यूज कर सकते हैं, यूज आफ्टर परचेज। पहले परचेज करिए, उसके बाद में यूज करिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लाइसेंस वेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है
इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या मैक ओएस हो गया, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं? यूज आफ्टर परचेज। अब आप सोच रहे होंगे जिनके पास भी लैपटॉप होगा कि सर मुझे तो लैपटॉप इसके साथ में ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, तो उसका भी आपसे पेमेंट लिया गया होगा। और जिनको साथ में नहीं मिला, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने क्या किया भाई, जगह दो तीन वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, विंडो की जो फाइल है, आईएसओ फाइल है, वो डाउनलोड करके और खुद से उसको कन्वर्ट करके उसको हमने विंडो अपने में डाल लिया। तो वो कैसी फाइल होती हैं? वो सभी पायरेटेड फाइल होती हैं, जो फ्री में यूज की जाती हैं, जिनकी कोई लाइसेंस की नहीं होती है। वो कैसी फाइल होती हैं? वो सभी पायरेटेड फाइल होती हैं, जिन्हें हम चोरी की फाइलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोरी की फाइलें बोलते हैं। यानी वो कैसी फाइल होती हैं? पायरेटेड फाइल होती हैं। अगर हमें फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वो मान के चलिए वो हम चोरी का माल यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इतना मान के चलिए। इसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, ये कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमारे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब जहां पर केवल एक बार जो भी प्रोग्राम हो गया, एक बार जो भी उसमें कोड चल गया, बस उसके बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनमें हम जब मन चाहे तब परिवर्तन कर लें। जैसे एंड्रॉइड, एंड्रॉइड में देखा होगा, जब मन चाहे जैसा मन चाहे वैसा परिवर्तन कर लेते हैं, जो मन चाहे वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे मतलब ये सब क्या हो जाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, जैसे कि एक विकिपीडिया वेबसाइट है, वो भी आपने देखा होगा, इसका सॉफ्टवेयर भी आता है। तो ये इसमें जो मन चाहे वो अपना अकाउंट बनाकर इसमें अपने ब्लॉग वगैरह डाल सकता है, अपना डाटा दे सकता है, अपने नॉलेज को शेयर कर सकता है, मतलब एडिट कर सकता है, अपने हिसाब से एडिट कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लाइसेंस बेयर के बाद में जो तीसरा नंबर आता है, वो क्या आ जाता है? वो आता है शेयर बेयर। तीसरा नंबर किसका आता है? तीसरा नंबर आता है शेयर बेयर का। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ समय के लिए फ्री में दिए जाते हैं। फ्री फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए क्या है? फ्री में दिए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ट्रायल पीरियड के लिए फ्री में दिए जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक चीज, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा आईडीएम। आईडीएम का मतलब क्या है? इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस, या फिर और बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो 7 दिन का या 10 दिन का या 14 दिन का या 1 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं। इसके बाद में क्या है? पेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको हम आगे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। और इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को नागवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को न नागवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नागवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, एक चीज दूसरी क्या देखिएगा, जितने भी अभी तक मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, 3 सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के बारे में बताया। एक तो बताया फ्रीवेयर, जो बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्रीवेयर। एक बताया लाइसेंस वेयर, लाइसेंस वेयर। और दूसरा बताया शेयर वेयर। तो ये 3 सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के बारे में बताया है।
अच्छा एक बात बताइए, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इनको जब इंस्टॉल करते हैं तब एक फाइल इंस्टॉल होती है, तो वो जो फाइल होती है, जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, वो कौन से उसमें इंस्टॉल होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जब जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, डाउनलोड होते हैं, वो किस एक्सटेंशन की फाइल में डाउनलोड होते हैं? .exe एक्सटेंशन फाइल में डाउनलोड होते हैं, जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? सेटअप फाइल बुलाते हैं, सेटअप बोलते हैं। और जो सेटअप फाइल होती है, इसी को हमें इंस्टॉल करना होता है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तब हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और इसका जो सोर्स कोड होता है, इसका जो सोर्स कोड होता है वो किसके पास होता है? सोर्स कोड वो होता है एडमिन के पास। जो भी उस सॉफ्टवेयर को बनाता है उसके पास ही उसका सोर्स कोड होता है, और वही उस सोर्स कोड में चेंजमेंट कर सकता है, बाकी और कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता है। मतलब वो जो सोर्स कोड होता है वो किसके पास होता है? एडमिन के पास होता है। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में चौथा देखिए, चौथा कौन सा है? चौथा टाइप है या चौथा कैटेगरी है, चौथी वो कौन सी है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर हमें लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलते हैं, फ्री फॉर लाइफ टाइम, फ्री फॉर लाइफ टाइम। प्लस इनके साथ में और क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए फ्री होते हैं कि इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप सभी इसके लिए फ्री होते हैं, यू आर फ्री टू मेक चेंज, टू मेक चेंज, मैक चेंजेस या मैक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी चेंज हम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, इस चीज के लिए भी हम फ्री हैं कि इसमें हम कोई भी परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो क्या है? लाइनेक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइनेक्स, एंड्रॉइड, विकिपीडिया, ईटीसी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। लाइनेक्स में भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ ना कुछ, एंड्रॉयड में भी चेंज कर सकते हैं, विकिपीडिया में भी चेंज कर सकते हैं। लाइनेक्स, एंड्रॉयड, विकिपीडिया, इनमें सभी में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो विकिपीडिया होती है वो देखा होगा ना आपने, एडिटेबल होता है, उसमें कुछ भी हम एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिटेबल भी होते हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। लाइनेक्स, एंड्रॉयड और विकिपीडिया, इनमें सभी में हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर, और क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर, यहां पर आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर डोंट हैव, डोंट हैव एनी कॉपीराइट, एनी कॉपीराइट, जिनका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है, वो क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा देखिए, जिनके पास कॉपीराइट होता है वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड सोर्स होते हैं। जैसे हमने फ्रीवेयर वाला तो एग्जांपल आपको समझाया था, जो फ्री फॉर लाइफ टाइम है, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? फ्री फॉर लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। लेकिन क्या ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है नहीं, क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अब जब इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। तो इसका, इसके पास इसका कॉपीराइट होगा, इसका, इसके पास क्या होगा?
कॉपीराइट होगा। मतलब इसके जैसा कोई सेम दूसरा लोगो नहीं बना सकता है, इसके जैसे मतलब जो भी इसके फंक्शंस हैं उनको कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं इसके पास, इन सभी चीजों का इसका कॉपीराइट होगा। तो इसके पास कॉपीराइट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीवेयर बोलेंगे, क्योंकि ये फ्री में तो दिया गया है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। तो ये कैसा है, क्लोज्ड सोर्स है। ये कैसे सॉफ्टवेयर है, सॉरी, ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए जो भी मैंने अभी समझाया है। इसके बाद में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। जिसे हम क्या बोलते हैं, टेलर मेड, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो बहुत से यूजर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि सपोज करिए एक क्लास है, एक क्लास में क्या है, क्लास में एक ही साइज के लोग, मतलब अगर एक सिंपल सी क्लास है, क्लास 5th के बच्चे हैं, तो ज्यादातर क्या होगा इसमें, जो एक एज ग्रुप होगा वो लगभग 10 से 12 साल के बीच का एज ग्रुप होगा। तो इन 10 से 12 साल के एज ग्रुप के बच्चों की जो साइज, हाइट और जो इनका वजन होगा लगभग लगभग समान होता है सभी का। तो सपोज करिए इन सभी क्लास के बच्चों के लिए एक मीडियम साइज की शर्ट बनवानी है। तो मीडियम साइज की शर्ट बनवाई जाएगी, तो जितने भी बच्चे होंगे उतनी मीडियम साइज की शर्ट बनवा दी जाएगी। मतलब इस क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या है, इस शर्ट को बनवाया गया है। मतलब जितनी भी शर्ट है, जितने भी बच्चे हों उतनी शर्ट को बनवाया गया है। तो ये क्या है, टेलर के पास जाएंगे उतनी शर्ट बनवा देंगे। इसी प्रकार से एक समूह की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ग्रुप की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये जो सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कलेक्ट यूजर्स रिक्वायरमेंट, यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर बना के तैयार करना है। कलेक्ट यूजर्स रिक्वायरमेंट, देन डेवलप, देन डेवलप, डेवलपमेंट स्टार्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ। तो मतलब क्या है, अगर आप किसी के पास, किसी टेलर के पास जाएंगे एक शर्ट बनवाने के लिए, क्या बनवाने के लिए जाएंगे, शर्ट बनवाने के लिए जाएंगे, तो आप उस शर्ट का, अपनी शर्ट का साइज बताएंगे, अपनी हाइट बताएंगे कि कितनी हाइट रखनी है, उसके स्लीव्स बताएंगे कि स्लीव्स कैसी रखनी है। मतलब कुछ ना कुछ अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। और जब आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो टेलर क्या करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को नोट करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को नोट करेगा। उसके बाद में ही तो सेट बनाने का काम स्टार्ट करेगा ना। पहले आपकी रिक्वायरमेंट नोट करेगा, उसके बाद में ही तो सेट बना पाएगा, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं नोट कर पाएगा तो सेट भी नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, इसीलिए से हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब क्या, अगर हमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। एक देखने को मिलता है एम आई एस, और दूसरा देखने को मिलता है ERP। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे सर MIS का मतलब क्या होता है, MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ERP का मतलब क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर हैं, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। जो भी यूजर्स ने रिक्वायरमेंट दी है उसी के हिसाब से ये बनाए गए हैं, डेवलपमेंट किया गया है, इनको डिजाइन किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, फिर इसके बाद में इसे एनालाइज करके इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया, फिर एनालाइज किया गया है, एनालाइज किया गया, फिर डिजाइन किया गया, डिजाइन करने के बाद में इसे डेवलपमेंट किया गया, फिर इसके बाद में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये क्या है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसके बाद में एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी और आती है। वो कैसी कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है प्रीमियम कैटेगरी। वो किस प्रकार की कैटेगरी होती है,
फ्रीमियम कैटेगरी होती है। फ्रीमियम सॉफ्टवेयर, फ्रीमियम सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? जो फ्रीवेयर और प्रीमियम दोनों से मिलकर बने होते हैं। फ्रीवेयर और प्रीमियम से मिलकर बने होते हैं। मतलब कुछ समय के लिए क्या है ये, मतलब कुछ जो चीजें हैं, कुछ चीजें क्या हैं, कुछ फीचर्स जो हैं, फीचर्स क्या हैं वो, कुछ फीचर्स कैसे हैं, फ्री में हैं, और कुछ फीचर्स कैसे हैं, पेड हैं। अगर हम बात करें फीचर्स में, सिंपल फीचर्स हैं जो, सिंपल फीचर्स वो कैसे हैं, वो फ्री में है। अगर हम बात करें एडवांस फीचर की, तो एडवांस फीचर जो है वो पेड में है। मतलब हम फ्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल सिंपल फीचर्स को फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ एडवांस फीचर्स यूज करने हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करना होगा, उसको परचेज करना होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वरना तो फ्री में काम हमारा चल ही रहा है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है कोरल ड्रॉ। कौन सा एग्जाम्पल? कोरल ड्रॉ, जहां पर विजिटिंग कार्ड वगैरह और बहुत से टेम्पलेट टेम्पलेट वगैरह उसी पे सारी चीजें ज्यादातर बनाई जाती हैं। इसके बाद में एडब फोटोशॉप, एडब फोटोशॉप, फोटोशॉप यानी फोटो की एडिटिंग वगैरह जो है वो सब इसी से की जाती है। एडब फोटोशॉप के बाद में कैनवा, कैनवा भी देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चीजें पैड भी अवेलेबल हैं, इसके एडवांस फीचर पैड में अवेलेबल हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है, सेवेंथ नंबर, वो कौन सा आता है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होते हैं कि मैनी या फिर वाइड इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बहुत सी इंडस्ट्री यूज के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर, इसको लिख लेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर जो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज के प्रयोग में, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री प्रयोग में ला सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर। अब जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है वो जरूरी नहीं है कि कोई दुकानदार है तो केवल वही बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेगा। अरे भाई, होटल में भी तो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है। कोई कंपनी है उसमें भी तो सामान आता जाता होगा, उसमें भी बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है। मतलब विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज में यूज होता होगा बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो उसे हम क्या, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के तैयार कर दिया जाए जो जितने भी विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, केवल पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री नहीं, मतलब एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज के यूज में आ सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे इन्वेंट्री से रिलेटेड, अब कोई भी कंपनी या फैक्ट्री है वहां पर इन्वेंट्री के बारे में होगा, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर जो है वो हर प्रकार की इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। ऐसा ही एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो वर्टिकल मार्केट मार्केट सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर उद्योग उद्योग को लेकर, एक विशेष तौर के उद्योग को लेकर तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मतलब एक ऐसे उद्योग, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल यूज के लिए तैयार किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप, फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर। तो जो फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर होगा वो केवल और केवल क्या चीज देखेगा, फूड डिलीवरी को ही देखेगा। जैसे जोमेटो, ओला, उबर, ये सब क्या है, किसी न किसी पर्टिकुलर एक ही उद्देश्य को लेकर बनाए गए हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं पेशेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। तो पेशेंट शेड्यूलिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो बेच रही है
मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बेस सेल कर रही है, अब वो तो प्रोडक्ट पेशेंट की शेड्यूलिंग नहीं करेगी, मतलब वो तो पेशेंट या मरीजों को नहीं देखेगी ना, वो तो उसका काम है प्रोडक्ट को बेचना, ना कि मरीजों को देखना। मरीजों को देखने का काम किसका है? डॉक्टर का है। तो पेशेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर वो किसके लिए बनाया गया? वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री यानी डॉक्टर के लिए बनाया गया, एक विशेष तौर के कार्य के लिए यानी डॉक्टर के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? उसको हम वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो किसी एक ही प्रकार के उद्योग के लिए तैयार किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसको हम लिख लेते हैं, किसी एक उद्देश्य किसी एक उद्देश्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर हैं इस स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए ही यूज होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मेडिकल या फिर हम कह सकते हैं डॉक्टर के लिए पेशेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। पेशेंट सॉफ्टवेयर, या फिर हम कह सकते हैं ओला, या हम कह सकते हैं ऊबर, या हम कह सकते हैं जोमेटो। तो ये सब क्या है? ये सब किसी न किसी स्पेसिफिक उद्देश्य से, पर्पज से ही तो बनाएंगे। जोमेटो में जैसे खाना वगैरह मिलता है, ओला में कैब बुक होती है, उबर में कैब बुक होती है। तो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बनाए गए हैं। बाकी हम हिस्ट्री के बारे में भी समझेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है, पीढ़ियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखिए, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसको आपको पढ़ना होगा। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं हम उसी चीजों को सबसे ज्यादा आपको विशेष ध्यान देकर बताएंगे। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन। इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी, पहली पीढ़ी के अंतर्गत हमें जो ईयर देखने को मिलती है वो कौन सी ईयर देखने को मिलती है? 1945 से 1955 की ईयर के बीच में पहली जनरेशन देखने को मिलती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, या फिर हम क्या कहते हैं? बाल्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल्ब। वैक्यूम ट्यूब, हिंदी भी यही रहेगी, वैक्यूम ट्यूब या बॉल्ब का प्रयोग किया गया था। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब और बॉल्ब का यूज किया जाता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे सिंपल सा अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है, तो आप बताएंगे 1945 से 1955। दूसरा सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, आप बताएंगे पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पहुंचेगा, वो ये बनेगा कि वैक्यूम ट्यूब किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? वैक्यूम ट्यूब की जो खोज है वो किसके द्वारा किए गई थी? इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो इन्वेंटेड बाई, वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? इन्वेंटेड बाई जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। अब यहां पर केवल एक ही नाम नहीं है, दो लोग हैं। एक थे ली डी फॉरेस्ट, ली डी फॉरेस्ट।
तो इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट किया गया था, खोजा गया था। वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा और लीडी फॉरेस्ट के द्वारा वैक्यूम ट्यूब की खोज की गई थी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में अब जो मैं जितना लिखा रहा हूं बस वही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन की जो ईयर है वो कब से कब तक मानी जाती है, 1956 से 1956 से 1965 तक मानी जाती है। कब से कब तक मानी जाती है, 1956 से 1965 तक मानी जाती है। और फर्स्ट जनरेशन की ईयर कब से कब तक मानी जाती है, 1945 से 1955 तक मानी जाती है। सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा सुधार लाया गया और यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का। इसमें किसका यूज किया गया था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसमें किसका यूज किया गया था, अब देखिए ट्रांजिस्टर क्यों लगाया गया था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब होते थे, वैक्यूम ट्यूब वो कैसे होते थे, ये इनका एक तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था, साइज बड़ा होता था, बहुत जल्दी हीट कर जाते थे, गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी इनको ज्यादा चाहिए होती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा चाहिए होती थी, और इनकी जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती थी, मतलब ये रिलायबल कम होते थे। मतलब एक देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगाते थे, रिलायबल कम होते थे। तो इसी चीजों से बचने के लिए इसकी जगह पर किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसकी जगह पर, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, की जगह पर किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इससे जो वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा साइज में, थोड़े साइज में छोटे होते थे। मतलब वैक्यूम ट्यूब जब बहुत बड़े बड़े होते थे तो एक एक कमरे में एक एक कंप्यूटर बन पाता था। जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो, अब जैसे देखिए वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से होते थे, एक बड़े से ऐसे, तो इस तरीके से क्या होते थे, ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े। और इसकी जगह पर फिर किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो ट्रांजिस्टर देखा होगा आपने, इस तरीके से कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ऐसे देखा होगा इस तरीके से, एक दो तीन ऐसे, मतलब इस तरीके से, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा, गोल गोल होते होंगे इस प्रकार से, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर के जो होते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि ज्यादातर तो बहुत से बच्चों ने ये देखा होगा ट्रांजिस्टर्स को। तो मैं अगली जब क्लास लूंगा तो उसमें आपको वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, जो भी हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर होंगे उन सभी को हम आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं, वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, ये सभी हम फिगर के माध्यम से आपको दिखा देंगे। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। अब इससे क्या होते थे, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा छोटे हो गए, अधिक रिलायबल हो गए, हीटिंग कम करने लगे, हीट कम करने लगे। तो सेकेंड जनरेशन में कई प्रकार के सुधार देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में इसी जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज हो गया था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एक तो थी कोबोल, कोबोल, और एक थी कौन सी,
एक थी शायद फोर्ट्रैन थी, फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन। कोबोल का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता था? कॉमन बिजनेस ओरिएंटल ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अच्छा, इसके इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? कोबोल की। कोबोल की जो इन्वेंशन है वो की गई थी किसके द्वारा? ग्रेस मैरी, ग्रेस मैरी हॉपर के द्वारा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं इन्वेंटेड बाय ग्रेस मैरी हॉपर के द्वारा। इसके बाद में फोर्ट्रेन, इसके इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? जॉन बैकस के द्वारा, बैकस के द्वारा, इन्वेंटेड बाय जॉन बैकस। अच्छा, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये जो थी दोनों, वो क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। उस समय में हाई लेवल लैंग्वेज थी ये। और ये किस समय? सेकेंड जनरेशन में यूज की गई थी। कब यूज की गई थी? सेकेंड जनरेशन में यूज की गई थी। और सेकेंड जनरेशन में और क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और रह रहा है, ट्रांजिस्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी ट्रांजिस्टर जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो आप बताएंगे सर ट्रांजिस्टर जो है वो 3 लोगों के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कौन 3 लोग थे? एक तो थे जॉन बर्डीन, जॉन वर्डीन। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? वाल्टर ब्रेटेन, वाल्टर ब्रेटेन। और तीसरे व्यक्ति थे विलियम शॉकली, विलियम शॉकली। तो इन 3 के द्वारा क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन की गई थी। इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय जॉन बर्डीन। इनके क्या किया गया था? इन्वें इन्वेंटेड बाय, इन्वेंटेड बाय किसके द्वारा? जॉन बर्डीन, वाल्टर बर्टेन ब्रेटेन और विलियम शॉकली के द्वारा इन्वेंट किया गया था ट्रांजिस्टर। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? थर्ड जनरेशन। अब देखिए ट्रांजिस्टर के अलावा भी ट्रांजिस्टर से भी छोटी छोटी अब चीजें यूज होने लगी। वो क्या थी? इसमें थर्ड जनरेशन में सबसे पहले आपको याद रखना होगा, जो थर्ड जनरेशन है वो कब से कब तक? 1966 से 1975 तक देखने को मिली। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पर ट्रांजिस्टर की जगह पर किसका प्रयोग किया गया? आईसी का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें आईसी के बारे में, तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी तो देखी होगी आपने, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि मोबाइल की आईसी चली गई है। आईसी किस प्रकार से होती है? जैसे मान लेते हैं एक ये एक बड़ी सी चिप सी होती है। अब इसमें एक चिप सी जो लगी होती है ब्लैक कलर की, इस प्रकार से चिप लगी होती है, उसमें साइड में ऐसे वायर होते हैं और ऐसे ये एक प्लेट में जमी होती है। ये ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है? ये ब्लैक कलर की होती है पूरी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम आईसी बोलते हैं। और इसमें जो तार होते हैं सिल्वर के तार से इसे कसी होती है, उसी प्लेट में कसी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो आईसी जो होती है ये किसके बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है।
आईसी जो है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अच्छा, आईसी का इन्वेंशन है वो किसके द्वारा किया गया था, आईसी किसके द्वारा खोजी गई थी, इन्वेंटेड बाई जैक स्मिथ किल्बी। जैक स्मिथ किल्बी के द्वारा आईसी की खोज की गई थी, जैक स्मिथ किल्बी के द्वारा। अब ये जो थे आईसी, ये तो ट्रांजिस्टर से भी छोटे थे, तो ट्रांजिस्टर से भी छोटे होने की वजह से ये अधिक साइज कम घेरते थे और ज्यादा रिलायबल होते थे, और इनकी जो हीटिंग पावर थी वो भी कम हो गई, मतलब हीट अब ज्यादा नहीं करने लगे थे। अब कम से कम, अब जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं और हीट कर जाए बहुत ज्यादा, तो कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले होता था, जब वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए, फिर उसके बाद वे ट्रांजिस्टर यूज किए गए, अब ट्रांजिस्टर के बाद में उससे भी छोटी चीज आईसी का यूज कर लिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कर लिया गया। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं थर्ड जनरेशन में। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। बाकी जो भी चीजें हमारी छूट रही है ना, इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन अपलोड भी कर दिए हैं, 200 से ज्यादा क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए एमसीक्यूज फॉर्मेट में, जहां पर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जो भी फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इनसे अगर कोई भी ऐसा पॉइंट छूट रहा है जो आपको यहाँ पर नहीं बताया गया, वो हम एमसीक्यूज में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में आपने एक बार भी नहीं बताया कि कौन से जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, कौन कौन से कंप्यूटर थे उस समय, तो इसके बारे में नहीं बताया है। तो इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको हम वहां पर एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, या फिर हम लास्ट में जाकर आपको सभी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ये थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ये थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम ये था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के नाम ये थे, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, और माइक्रो कंप्यूटर कौन से थे। इन सभी कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो देखने को मिलती है वो कब से कब तक देखने को मिलती है, 1976 से 1989 तक देखने को मिलती है। 1976 से 1989 तक देखने को मिलती है। इसमें क्या यूज किया गया था, इसमें यूज किया गया था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी एलएसआई और बीएलएसआई का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, एलएसआई और बीएलएसआई का यूज किया गया था, जो मतलब और ज्यादा अधिक रिलायबल होती थी, मतलब और ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करने लगी थी। तो उसमें इसका प्रयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। एलएसआई का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो मतलब बड़े स्केल पर काम कर सके, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और बीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनका यूज किया गया था। अब ये क्या हो गया था, अब यहां पर देखिए 1976 से 1989 के बीच में ही 1981 में आईबीएम ने अपना पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था होम यूजर्स के लिए, मतलब घर के यूज के लिए पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था आईबीएम ने 1981 में। और 1984 में एप्पल के द्वारा मैकिन्तोश नामक एक कंप्यूटर, मतलब मैकिन्तोश यूज किया गया था। और मैकिन्तोश जो है वो मैक ओएस के जनक कहे जाते हैं, तो इसीलिए अपने नाम से ही इन्होंने होम यूजर्स के लिए मैकिन्तोश लॉन्च किया था। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो इतना लिख सकते हैं, 1981 में आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट कंप्यूटर होम यूजर्स के लिए, और 1984 ने एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिन्तोश को। 1981 में आईबीएम के द्वारा पहला कंप्यूटर किसके लिए, होम यूजर्स के लिए। और इसके बाद में 1984 में एप्पल के द्वारा
मैकिंतोश यूज किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। और यहाँ पर जितनी भी चीजें छूट रही ना, आपको अगर लग रहा है कि बहुत सी चीजें छोड़े दे रहे हैं, तो अभी लास्ट में जब हम आपको फैक्ट फाइल में देंगे तो उस फैक्ट फाइल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो फिफ्थ जनरेशन देखिए कब से कब तक, 1990 से अब तक, 1990 से अब तक देखने को मिलती है फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया था, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, रोबोटिक्स का यूज किया गया, रोबोटिक्स का यूज किया गया, और इसके साथ साथ में इनका और ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है। और साथ ही साथ में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन का यूज किया गया, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन का यूज किया गया, मतलब उनको डेवलप किया गया। और जिनमें क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी, मतलब आवाज पहचानने वाली चीजें। इसके बाद में ये सारी चीजें आज के समय में यूज हो रही हैं। इससे और जो प्रोसेसिंग है, वो देखा होगा कि ऐसे ऐसे कंप्यूटर भी आज के समय में आ रहे हैं जिनकी प्रोसेसिंग नैनो सेकेंड से भी, मतलब बहुत ज्यादा सेकेंड से भी कम है, नैनो सेकेंड से भी कम प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद में अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि हमने सबसे पहले भी बताया था। तो ये जनरेशन आपको कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन है आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैसेज करिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो क्या है, व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप क्वेरी अपनी व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो मैसेज ही करिएगा व्हाट्सएप पर, 9648043168। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस सब्जेक्ट में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आप सोचेंगे कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है सीपीयू में। तो जो सीपीयू होता है, जैसे सीपीयू में होती है, तो एक पार्ट हो जाता है सीपीयू, एक पार्ट क्या हो जाता है, एएलयू हो जाता है, एएलयू। और एक पार्ट हो जाता है एमयू, एक पार्ट क्या हो जाता है, एमयू हो जाता है। एक पार्ट क्या हो जाता है, सीयू हो जाता है। एक पार्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, सीयू हो जाता है। तो ये क्या करता है, हमने कोई भी यदि इनपुट दिया है, हमने क्या किया है, कोई भी यदि इनपुट दिया है, तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट है जो कहाँ पर जाएगा, इसे हम किस प्रकार से, इसको हम ऐसे लिखिए, इनपुट, इनपुट। अब इसके बाद में इसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है। अब देखिए क्या होता है, इनपुट का मतलब क्या है कि यूजर्स के द्वारा इनपुट दिया जाएगा। किसके दिए द्वारा दिया जाएगा, यूजर्स के द्वारा इनपुट दिया जाएगा। इनपुट जो है वो कौन देगा, यूजर्स देगा, तभी तो इसमें एरो देखिए नीचे की तरफ लगा है। इनपुट कौन देगा, यूजर इनपुट देगा। अब जब यूजर इनपुट देगा तो ये किस प्रकार का डाटा देगा, रॉ डाटा देगा। कैसा डाटा देगा, रॉ डाटा देगा। अब इसके बाद में ये कंप्यूटर क्या करेगा, इस वाले भाग में क्या करेगा, कंप्यूटर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा उस रॉ डेटा के साथ में। और जब उस रॉ डेटा के साथ में प्रोसेसिंग करेगा तो आउटपुट के रूप में उसी रॉ डेटा को मीनिंगफुल डाटा के तौर पर परिवर्तित कर देगा। कैसा डाटा दे देगा, मीनिंगफुल डाटा दे देगा। मतलब कैसी, या फिर हम कह सकते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे देगा, मीनिंगफुल डाटा या इंफॉर्मेशन दे देगा। अब ये देगा किसको, क्योंकि यूजर से इसने इनपुट लिया था, तो यूजर को ही तो आउटपुट देगा। किसको आउटपुट देगा, यूजर को ही आउटपुट देगा। अब आउटपुट है वो क्या देगा, यूजर्स को देगा आउटपुट, या फिर हम इसे हम क्या कह सकते हैं,
रिजल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर है वो क्या है? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहलाता है। अब देखिए कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस होती हैं, वो कौन कौन सी? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट एंड आउटपुट, हेडिंग डालिएगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो कैसी डिवाइस होती हैं? जो यूजर्स डाटा देता, रॉ डेटा जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं मीनिंगलेस डाटा। जो कंप्यूटर में मीनिंगलेस डाटा होता है या ड्रॉ डेटा होता है, वो क्या कहलाता है? वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई? इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसको आप हम लोग लिख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर रॉ डेटा होता है। टू इंटर रॉ डेटा, या फिर हम क्या कह सकते हैं? मीनिंगलेस डाटा इन कंप्यूटर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इनपुट डिवाइस के तौर पर इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब जैसे इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें इनपुट डिवाइस के तौर पर, अगर मान लीजिए हमें सिस्टम में 2+4+6+4 ये ऐड कराना है, तो हम ये जो डाटा है वो कहाँ से देंगे? वो सर आप बताएंगे कि हम, एक कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड से टाइप कर देंगे ये डाटा। तो ये कीबोर्ड जो हो गया वो कैसा डिवाइस हो गया? ये इनपुट डिवाइस हो गया। मतलब इस कीबोर्ड के माध्यम से ही तो हम डाटा एंटर कर रहे हैं, रॉ डाटा। तो ये कैसा डिवाइस हो गया? ये इनपुट डिवाइस हो गया। तो ऐसे ही हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस होती हैं और कौन कौन सी डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है, कीबोर्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलता है माउस। तीसरा एग्जाम्पल स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से भी तो देखिए, अगर कोई मान लीजिए पिक्चर है, पिक्चर को स्कैन करके हम कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, तो स्कैनर के माध्यम से ही तो होता है। तो स्कैनर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल कौन सा है? लाइट पेन। लाइट पेन, लाइट पेन हो गया। इसके बाद में जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद में टच पैड। टच पैड, टच पैड के बाद में वेबकैम, फोटो वगैरह खींचने के लिए काम आता है वेबकैम। और वेबकैम के बाद में स्टाइलस, जिससे अभी मैं लिख रहा हूँ, स्टाइलस पेंसिल जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ। इसके बाद में ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बाद में माइक। माइक हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद में बीसीआर। बीसीआर मतलब क्या होता है? एक बीसीआर होता है, एक ओसीआर होता है, एक ओएमआर होता है, ओएमआर, और एक क्या होता है? एक एमआईसीआर होता है। तो इनके मतलब क्या होते हैं? बीसीआर का मतलब क्या होता है? बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर। ओसीआर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। एमआईसीआर का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता, रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं? ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या है, अंदर से भी पूछ लिया जाता है। मतलब जो इनपुट डिवाइस के मैंने टाइप बताए इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कीबोर्ड के बारे में, ये कीबोर्ड जो है ये कैसी डिवाइस है? आप कहेंगे सर ये इनपुट डिवाइस है। ये कैसी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। तो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कैसी डिवाइस होती है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि सर जो कीबोर्ड होता है इस कीबोर्ड में की कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? टोटल नंबर ऑफ कीज। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। अगर सबसे जो इस बेहतर आंसर माना जाता है वो क्या माना जाता है? 105 से 108। टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं? 105 भी हो सकती हैं, 108 भी हो सकती हैं, या 104 भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ नजर आएगा। कितना लिखा हुआ नजर आएगा? 104। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। अगर ऑप्शन में 104 भी, 105 भी और 108 भी है तो आप टिक लगाएंगे 108 पर। जैसे कि अगर ऑप्शन दिया गया 104 का दिया गया, 105 का दिया गया, 108 का दिया गया, 110 का दिया गया, तो ऑप्शन पर टिक लगाएंगे 108 पर। अगर ऑप्शन दिए गए 104 का दिया गया, 103 का दिया गया, 101, 102, तो ऑप्शन टिक लगाएंगे 104 पर। अगर ऑप्शन दिया गया 105 का दिया गया, 104 का दिया गया, 103 का दिया गया, 102 का दिया गया, तो आप लगाएंगे 105 पर, ना कि 104 पर, क्योंकि यहाँ पर 105 दिया गया है। 104 के ऊपर वाले पर ही या 104 पर ही टिक लगाएंगे। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए जा रहे हैं, कि कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, टोटल नंबर ऑफ की कितनी होती हैं। अच्छा, कीबोर्ड के जो लेआउट होते हैं वो 3 प्रकार के लेआउट होते हैं। एक होता है कीबोर्ड का लेआउट जो एजर्टी होता है। कैसा होता है? एजर्टी। एजर्टी एजर्टी लेआउट आपने देखा होगा। एजर्टी लेआउट कैसा होता है? जब आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड ऐसे, मतलब मोबाइल चला रहे होंगे तो मोबाइल में नीचे तरफ कीबोर्ड खुल के आता है, तो नीचे तरफ कीबोर्ड खुलने पर आपको दिखता होगा कि यहाँ पर दूसरी लाइन जो होती है कीबोर्ड में, पहली लाइन तो कहीं ना कहीं करेक्टर की होती है, मतलब जो नंबर की होती है, नंबर की होती है कीबोर्ड में। अगर आप कीबोर्ड प्रॉपर कीबोर्ड देखेंगे तो जो दूसरी लाइन होती है, पहली लाइन में स्पेशल करेक्टर या नंबरिंग होती है। स्पेशल करेक्टर होते हैं, जैसे नंबरिंग होती है, जैसे पहले पे देखिए मान लीजिए कुछ भी दिया गया हो, दूसरे पे क्या होता है? दूसरे पे एट द रेट होता है, तीसरे पे मान लीजिए और कुछ होता है, ऐसे मतलब कई वो दिए होते हैं। पहले पे होता है ऐसे, देखिए अभी जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं जिसपे पहले पे इस प्रकार का साइन होता है, दूसरे पे एट का साइन होता है, तीसरे पर हैश का साइन होता है, और चौथे पर साइन होता है डॉलर का साइन होता है, पांचवें पर किसका साइन होता है? परसेंट का साइन होता है 5 नंबर पर। 6 नंबर पर किसका साइन होता है? 6 नंबर पर इसका साइन होता है। इसके बाद में 7 नंबर पर किसका साइन होता है? एम्परसेंड का साइन होता है। 8 नंबर पर एस्ट्रिक्स का साइन होता है। और 9 नंबर पर किसका साइन होता है? इस स्मॉल ब्रेकेट ओपन का साइन होता है। और 10 नंबर पर स्मॉल ब्रेक 0 नंबर पर स्मॉल ब्रेकेट क्लोज का साइन होता है। इसके बाद में डैश और अंडरस्कोर का साइन होता है, ऐसे होता है ना साइन। और इसके बाद में क्या होता है? प्लस और इक्वल का साइन होता है। अभी जब कीबोर्ड के हम एक आपको कीबोर्ड का वो लगाएंगे इमेज, इस इमेज के माध्यम से आपको बताएंगे कि कीबोर्ड, तो पहले सबसे पहले तो आप कीबोर्ड के बारे में हम बाद में बताएंगे ही बताएंगे किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले इसके लेआउट के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? लेआउट के बारे में। अगर लेआउट के बारे में जानेंगे तो इसके 3 लेआउट देखने को मिलते हैं। एक एजर्टी, एक मिलता है डोआर्क, डोआर्क, और एक मिलता है क्वेर्टी।
और आज के समय में जो प्रचलित लेआउट है वो कौन सा है? क्वेर्टी लेआउट है। जब आप अपना मोबाइल फोन ओपन करेंगे और नीचे देखेंगे कुछ टाइप करने के लिए कीबोर्ड ओपन करेंगे, तब आपको ये वाला लेआउट देखने को मिलता है। जो सबसे ऊपर लाइन लेटर्स की लाइन होती है, उस ऊपर की लेटर की लाइन में जो क्रम होता है वो कैसा होता है? वो इस प्रकार से होता है, QWERT और UIOP। नीचे वाली लाइन में देखने को मिलता है ASDF GHJ ये देखने को मिलता है। उससे नीचे वाली लाइन में ZXCBBNM ऐसे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये लेटर्स या अल्फाबेट देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेर्टी है ना, ये क्या है? ये जो क्वेर्टी दिया गया है, क्वेर्टी, तो ये जो लेआउट है आज के समय में प्रचलित लेआउट माना जाता है। तो इसी प्रकार से इसी से बना है ये क्वेर्टी लेआउट। तो क्वेर्टी लेआउट जो है वो आज के समय में, ऐसे ही क्या होता है एजर्टी लेआउट, जहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा AZERTYUIOP ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए लगभग लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ जो नीचे वाली लाइन होती है वो लगभग सेम होती है, बस एक ही जगह पर क्या आ जाता है? क्यू आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब यहाँ पर जहां पर क्यू है वहां पर क्या पहुंच जाता है? ए पहुंच जाता है। इसके जगह बाद में डब्ल्यू की जगह पर जेड हो जाता है और जेड की जगह पर डब्ल्यू हो जाता है। बस इतना चेंज देखने को मिलता है इस वाले क्वेर्टी लेआउट से एजर्टी लेआउट जो है वो बहुत ही माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। थोड़ा सा चेंज और देखने को मिलता है कि यहाँ पर एल और एल के बाद में जस्ट एम आ जाता है, और इसके बाद में एम आ जाएगा, और एम के बाद में नीचे जो है वो एन पर ही एंड हो जाएगा। बस इतना चेंज देखने को मिलता है क्वेर्टी और एजर्टी में। इसके अलावा ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फिर एक एक लेआउट कौन सा होता है? डोआर्क लेआउट। डोआर्क लेआउट में क्या होता है? जो डोआर्क लेआउट होता है उसमें ये देखने को मिलता है, जो सेकेंड लाइन होती है अल्फाबेट की, उसमें जो पांचों वोवेल्स हैं वो एक साथ देखने को मिल जाते हैं। वो भी किस क्रम में? AOEUI ऐसे क्रम में पांचों वोवेल्स देखने को मिल जाते हैं इस सेकेंड वाली रो में। सेकेंड वाले रो में पांचों वोवेल्स स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाते हैं इस वाले क्रम में। जो मैंने ये क्रम लिखा है, ये क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम है, इस क्रम को याद रखिएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक देखा आपने जो भी हमारे कीबोर्ड्स के लेआउट हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं? मैंने आपको बताया टोटल नंबर, टाइप ऑफ की। अगर हम टाइप के बारे में चर्चा करें तो कितने टाइप की की होती हैं? आप कहेंगे सर 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी 5 टाइप होते हैं? की के टाइप कौन कौन से होते हैं? हेडिंग क्या पड़ेगी? टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ की में आप कहेंगे सर 5 टाइप्स की होती हैं। पहली कौन सी होती है? अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक की होती हैं। दूसरी कौन सी होती हैं? न्यूमेरिक की होती हैं। तीसरी कौन सी होती हैं? फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की। इसके बाद में एरो की होती हैं। एरो की। इसके बाद में कुछ स्पेशल की होती हैं। स्पेशल की, अभी हम सभी के बारे में बताएंगे कौन कौन सी की। इसके बाद में ये 5 टाइप की देखने को मिलती हैं। उसके बाद में आपको इसके बाद में अलावा भी कई कीबोर्ड में होता है, देखा गया होगा कई कीबोर्ड में इसके अलावा भी की देखने को मिलती हैं। जो कौन कौन सी, जिन्हें हम बोलते हैं मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया की देखने को मिलती हैं, जिसमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ब्राइटनेस अप, ब्राइटनेस डाउन ऐसी की देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अल्फाबेटिक की में ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट सभी होते हैं। न्यूमेरिक की में 0 से 9 तक न्यूमेरिकल होते हैं। फंक्शन की में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। एरो की में अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, तो इस प्रकार से 4 की होती हैं। स्पेशल की में जैसे कंट्रोल, जिसे हम CTRL लिखा होता है वहां पर कीबोर्ड में, जिसे बोलते क्या है? कंट्रोल बोलते हैं, लिखा होता है CTRL। इसके बाद में शिफ्ट, शिफ्ट, शिफ्ट क्या हो रहा है? शिफ्ट, शिफ्ट के बाद में स्पेस बार, स्पेस बार,
बैक स्पेस, बैक स्पेस, पेज अप, पेज डाउन। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। जैसे होम बटन होती है, होम की होती है, इंड की होती है, इंसर्ट होती है, प्रिंट स्क्रीन होता है, और भी जैसे बहुत सी की होती हैं। और फंक्शन की होती है जो कि F1 से F12 तक तो होती है, और साथ में एक फंक्शन FN की भी होती है, एक विंडो की होती है, एक ALT की होती है, और एक कैप्स लॉक की होती है, एक टैब की होती है, एक ESC की होती है। तो ये सब की स्पेशल की इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में मल्टीमीडिया की के बारे में बता ही दिया है। तो इन केस ऑफ डेस्कटॉप या नॉर्मल कीबोर्ड में 5 टाइप की होती हैं, और लैपटॉप और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 6 टाइप की होती हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन फंस सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जो हम बात करें डेस्कटॉप और नॉर्मल कीबोर्ड की, तो उसमें 5 टाइप की होती हैं। अगर हम लैपटॉप और मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 6 टाइप की होती हैं। अब एक चीज और देखिएगा, नहीं बस इतना ही काफी है, इसके अलावा और ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, ज्यादा डिटेल में पहुंच जाएंगे तो आपके ऊपर से जाएगा। तो देखिए आज के सेशन के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में जो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है, आज के सेशन में कंप्यूटर्स के बारे में जो भी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो लगभग लगभग हमने कलेक्ट कर ली है। अब अगले सेशन में हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, और जो भी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिनके बारे में डिस्कस करना जरूरी होगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा डिटेल से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।